Hello dear students, myself Ankit Parhar. From today we are going to start class 9th mathematics, chapter number 3rd, linear equation in two variables. As you have earlier discussed about linear equation in one variable. मैं एग्जांपल लेता हूं x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. ये एक हमारे पास लीनियर इक्वेशन है. इसमें ये x जो है ये वेरिएबल है और 2 और 0 ये हमारे पास कांस्टेंट है. तो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ऐसा कुछ आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ था. कुछ और अगर एग्जांपल लें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 10. ये भी एक एग्जांपल है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स की. y माइनस अंडर रूट 9 इक्वल्स टू 10. दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. तो ऐसी कुछ एग्जांपल्स आपने पिछली क्लासों में पढ़ी हुई थी अब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के बारे में. लीनियर इक्वेशन के लिए जो वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट होते हैं वो 1 होने चाहिए. मतलब जो ये हमारे जैसे हमारे पास ये वेरिएबल है तो जो इसका एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो 1 होना चाहिए. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि एक्सपोनेंट किसी वेरिएबल का भी जो एक्सपोनेंट होता है वो 1 होना चाहिए. ठीक है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के सॉल्यूशंस के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के सॉल्यूशन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे. तो जैसा कि हमें पता है कि हम वही वाली एग्जांपल लेके देखते हैं. हमारे पास एग्जांपल है x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू 2. तो ये जो x इज इक्वल्स टू 2 है ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया. क्यों ये हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आ गया? क्योंकि बिकॉज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स के एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है. क्योंकि जो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स में जो लीनियर इक्वेशन होती है उसका एक ही यूनिक सॉल्यूशन होता है. इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा x इक्वल टू 2 को कि ये हमारे पास क्या है, एक यूनिक सॉल्यूशन है. और इसे हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ये हमने एक नंबर लाइन ले ली. 0 यहाँ से पॉजिटिव वाले डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं, यहाँ से नेगेटिव वाले. तो x इक्वल टू 2 हमारे पास ये वाला आ जाएगा. ठीक है. और इससे इसको हम नाम देते हैं रूट का. अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि ये रूट क्या होता है. तो जो ये रूट है, रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन को हम कहते हैं रूट. अगर ये समझ नहीं आया तो इसको दूसरी लैंग्वेज में भी हम कह सकते हैं वैल्यू जो सेटिस्फाई करे इक्वेशन को. एक ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसे हम कहते हैं रूट. अब रूट का क्या मतलब है? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. ये वाली एग्जांपल अगर हम लें, इसी वाली एग्जांपल में अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक इक्वेशन है. तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास आ गया 2. तो जो ये 2 है ये हमारे पास कहलाएगा रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर इक्वेशन. अब अगर दूसरी एग्जांपल में लूं तो y माइनस अंडर रूट 9 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज y इक्वल्स टू अंडर रूट 9 एंड दैट इज इक्वल्स टू +3 एंड -3. तो ये जो +3 और -3 आ गया ये हमारे पास आएंगे रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. तो ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसके जो सॉल्यूशन आ गए वो क्या आ गए, +3 और -3. और उन सॉल्यूशंस को हमने नाम दिया रूट का. अब एक और एग्जांपल हम लेते हैं.
एक क्रिकेट मैच हो रहा है, एक क्रिकेट मैच चल रहा है इंडिया और श्रीलंका के बीच, और उस मैच में इंडिया जो है वो बैटिंग कर रहा है। आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि अभी जो स्कोर है वो क्या, अभी स्कोर क्या है, और आपका दोस्त बोलता है अभी जो स्कोर है दैट इज 125 विदाउट एनी लॉस। व्हाट डज इट मीन? आपका दोस्त क्या कहता है कि अभी जो स्कोर क्या है वो क्या है, 125 है बिना किसी लॉस के। तो इसका क्या मतलब हो गया? इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि जो हमारे पास फर्स्ट बैट्समैन था और जो सेकंड बैट्समैन है उनका स्कोर कितना है, 125। उन दोनों का ओवरऑल स्कोर कितना है हमारे पास, 125। तो फर्स्ट बैट्समैन को हम कंसीडर करते हैं x, सेकंड को मान के चलते हैं y, और उनका टोटल स्कोर कितना है, 125 है। तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन आ गई। अब इस लीनियर इक्वेशन में ये x और y हमारे पास क्या आ गए, ये हमारे पास आ गए वेरिएबल्स, और 125 आ गया कांस्टेंट। तो जैसा कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के लिए कहा था कि एक ऐसी इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होता है उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो इस इक्वेशन में हमारे पास दो वेरिएबल हैं, तो इस इक्वेशन को हम नाम देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। बट रिमेंबर वन थिंग दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू राइट दीज इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। क्या मतलब इस बात का? इसका यह मतलब है कि हम जरूरी नहीं कि हम इन इक्वेशनों को एक्स और वाई की ही फॉर्म में लिखें, हम इनको किसी और फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल लूं तो हम इक्वेशन को 0.2a प्लस 0.3b इक्वल्स टू 0.6 हम इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इक्वेशन को 2s प्लस 3t इक्वल्स टू 10 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या हम इक्वेशन को 3p प्लस 5q इक्वल्स टू 20 इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि किसी भी अल्फाबेट का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन को लिख सकते हैं, बट जब हमने अपनी इक्वेशन को फ्रेम करना होगा। अगर हमारे पास क्वेश्चन में वेरिएबल्स x और y ही दिए हैं तो हमें वहां पे x और y का ही यूज करना है, तब हम कोई अपनी इक्वेशन नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमारे पास जो है इक्वेशन दी हुई है कि x और y का ही यूज करना है अपने इक्वेशन के अंदर। बट अगर आपको ये नहीं दिया होगा तो आप किसी भी अल्फाबेट का यूज कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब एक ऐसी इक्वेशन जो विच इज इन द फॉर्म ax, एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो, एक इक्वेशन अगर इस फॉर्म में हो और इसमें जो है ए बी 0 के बराबर नहीं होने चाहिए और ये ए बी सी जो है ये क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। तो ऐसी जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को हम नाम देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जहां पे भी आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे उसे हम नाम देंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। फॉर एग्जांपल लेके देखते हैं इसको। जैसे कि मेरे पास एक एग्जांपल है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4.37। क्वेश्चन है हमने इस इक्वेशन को ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लिखना है और a b c की वैल्यूज को इंडिकेट करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है हमारे पास वो ये है कि इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में लाना है। तो हम कैसे लाएंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लिखेंगे 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल्स टू 0। तो पहली कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर ली कि इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में ला लिया। अब दूसरी कंडीशन हमें ये बोली है क्वेश्चन में कि हमने ए बी सी की वैल्यूज को इंडिकेट करना है। तो अब हम इजिली इंडिकेट कर सकते हैं ए बी और सी की वैल्यूज को। यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 2,
b की वैल्यू आ गई 3 और c की वैल्यू आ गई -4.37। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालना होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इक्वेशन जो इस फॉर्म में होगी वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी। अब एक इक्वेशन, अगर हमारे पास एक जो इक्वेशन है वो ax प्लस बी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हो, एक इक्वेशन ax प्लस बी इक्वल्स टू 0, अगर एक हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की ही एग्जांपल कहलाएगी। बट आप बोलेंगे कि नहीं जी, आपने तो अभी कहा था कि एक इक्वेशन जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में होगी उसे हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बट हम इस इक्वेशन को, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है ना, हम इसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? सॉल्यूशन, क्या हम इस इक्वेशन को ax प्लस 0y प्लस बी इक्वल्स टू 0 नहीं लिख सकते? चाहे इक्वेशन इस फॉर्म में हो या इस फॉर्म में हो, इसका मतलब एक ही है। सिर्फ फर्क इतना है, ये जो इक्वेशन है ये वन वेरिएबल्स की फॉर्म में थी, ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स की फॉर्म में हो गई। ये मैंने आपको इसलिए यहाँ पे बात बताई क्योंकि ये जो इसका जो यूजेज है ये आगे हमारी एक्सरसाइजेज में है, तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन पोर्शन में ही थोड़ा आपको समझाने की कोशिश की, क्योंकि आगे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर हम एग्जांपल लेके समझें इसको, एग्जांपल लेंगे हम, मेरे पास एक इक्वेशन है 4 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन ये है वन वेरिएबल में। अब हमें इसको टू वेरिएबल्स में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको टू वेरिएबल्स में? इसका सोल्यूशन कैसे होगा? हम इस इक्वेशन को लिखेंगे -3x प्लस 0y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को लिखना है। अब आप बोलेंगे कि आपने ये -3x पहले क्यों लिखा, फिर 0y लिखा और फिर ये क्यों लिखा? तो ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हमने इसको लिखा, पहले x की वैल्यू को, फिर y की वैल्यू को और फिर कॉन्स्टेंट। तो आप कोशिश करिएगा कि इक्वेशन को इसी फॉर्म में लिखें, पहले x की वैल्यू, फिर y की वैल्यू और फिर कॉन्स्टेंट्स। So this is all about your introduction regarding to the chapter linear equation in two variables. So I will stop here, and in my next lecture I will continue with exercise 3.1 of that particular chapter, linear equation in two variables. Thank you.